हेलो। तो आज हम लोग उन चीजों की दुनिया में जा रहे हैं जो हमारे चारों तरफ हैं। सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स। कभी सोचा है कि जो टी शर्ट पहनी है या जो पानी की बोतल है या घर के स्विच, आखिर ये बनते कैसे हैं? चलिए आज इसके पीछे का साइंस आसान भाषा में समझते हैं। आज का सफर 5 हिस्सों में होगा। पहले मैन मेड फाइबर्स को समझेंगे, फिर प्लास्टिक्स की दुनिया में चलेंगे, फिर प्लैनेट पर इनका क्या असर होता है ये जानेंगे। उसके बाद 5R का सुपर मंत्रा सीखेंगे और हाँ, एंड में एक छोटा सा क्विज भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। मैन मेड फाइबर्स, ये वो कमाल के मटेरियल्स हैं जिन्हें साइंटिस्ट्स ने लैब्स में बनाया है, और सच कहूं तो इन्होंने हमारी दुनिया को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। तो आखिर ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं क्या? बहुत सिंपल है। ये वो रेशे हैं जो नेचर से नहीं आते बल्कि केमिकल प्रोसेस से बनाए जाते हैं। जैसे पॉलिएस्टर की शर्ट, ये कपास से नहीं, केमिकल से बनती है। बेसिकली ये छोटी छोटी केमिकल यूनिट्स की एक लंबी चेन जैसे होते हैं, जिसे पॉलीमर कहते हैं। चलिए अब इस टेबल पे नजर डालते हैं। यहाँ 4 बड़े प्लेयर्स हैं। सबसे पहले है रेयॉन। इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसमें सिल्क जैसी चमक होती है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बनता तो नेचुरल चीज वुड पल्प यानी लकड़ी की लुगदी से है, लेकिन इसका पूरा प्रोसेस केमिकल है। इसके बाद आता है नायलॉन, जो कि एकदम हीरो है। ये पहला फुली सिंथेटिक फाइबर था, मतलब इसको बनाने में कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज नहीं हुआ। और इसकी ताकत, मान लीजिए कि नायलॉन का एक धागा स्टील के तार से भी ज्यादा मजबूत हो सकता है, तभी तो इससे पैराशूट्स और क्लाइंबिंग रोप्स बनती हैं। फिर है पॉलिएस्टर। इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है कि इसमें आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, मतलब प्रेस करने की टेंशन ही नहीं। और आखिर में है एक्रेलिक। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल वूल यानी नकली ऊन। ये ऊन जैसी गर्माहट देता है, लेकिन उससे काफी सस्ता और टिकाऊ होता है। ठीक है, तो फाइबर्स तो समझ लिए। अब टाइम है प्लास्टिक्स की अनोखी दुनिया में चलने का। प्लास्टिक्स भी आप जानते हैं फाइबर्स की तरह पॉलीमर्स ही होते हैं, लेकिन गर्मी को लेकर इनका रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है, और इसी बेसिस पर इन्हें 2 मेन टाइप्स में बांटा जाता है। और ये 2 टाइप्स हैं, थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इनके बीच का सबसे बड़ा फर्क बस इतना सा है कि गर्मी में ये कैसा बिहेव करते हैं। एक नरम हो जाता है और दूसरा तस से मस नहीं होता। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक्स। इनके बारे में सोचिए जैसे ये प्लास्टिक्स के शेप शिफ्टर्स हैं। जब आप इन्हें गर्म करते हैं तो ये नरम हो जाते हैं और आप इन्हें किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। ठंडा होने पर ये वापस सख्त हो जाते हैं। हमारे ज्यादातर खिलौने, कंघे और कंटेनर्स सब इसी से बने होते हैं। और दूसरी तरफ हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ये वो हैं जो एक बार जिस शेप में ढल गए बस सेट हो जाते हैं, फिर चाहे आप इन्हें कितना भी गर्म कर लें ये नरम नहीं होंगे। बैकेलाइट इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। ये गर्मी और बिजली दोनों का ही पोर कंडक्टर है, इसीलिए तो बिजली के स्विच और बर्तनों के हैंडल इसी से बनते हैं। और एक और सुपरस्टार है मेलामाइन, जो आग को रोकता है। इसका इस्तेमाल फायर रेजिस्टेंट किचनवेयर और फायरमैन की यूनिफॉर्म्स बनाने में होता है। तो ये सारे मटेरियल्स हैं तो बहुत काम के, लेकिन इनकी एक कीमत भी है। चलिए अब इस बात पर थोड़ा ध्यान देते हैं कि हमारे प्लैनेट पर इनका क्या असर पड़ता है। यहाँ 2 शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसको ऐसे सोचिए, एक सेब का बीज कुछ हफ्तों में मिट्टी में मिल जाता है, वो बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन एक प्लास्टिक की बोतल, वो सैकड़ों साल तक वैसे की वैसी ही रह सकती है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और बस प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि ज्यादातर सिंथेटिक मटेरियल्स इसी दूसरी कैटेगरी में आते हैं। तो इस बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? यहीं पर काम आता है 5R का सिद्धांत। ये एक सुपर मंत्र है हमारे प्लैनेट को बचाने के लिए, एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल प्लान। तो ये 5R हैं क्या? बिल्कुल सिंपल है। पहला, रिफ्यूज, मतलब जो चीज नहीं चाहिए उसे लेने से मना कर दें। जैसे प्लास्टिक स्ट्रॉज, जरूरत है क्या? नहीं ना, बस। दूसरा है रिड्यूस, यानी कम इस्तेमाल करें। हमेशा अपनी पानी की बोतल साथ ले जाने से कितनी प्लास्टिक बच सकती है, सोचिए। तीसरा, रीयूज, चीजों को फेंकने से पहले सोचो क्या ये दोबारा काम आ सकती हैं, जैसे कांच के जार में मसाले रखना। चौथा है रीपर्पस, मतलब किसी चीज को नया काम दे दो। पुरानी प्लास्टिक बोतल से प्लांट पॉट बना लिया, हो गया ना रीपर्पस। और पांचवा, रीसाइकिल, जो चीज अब काम की नहीं उसे रीसाइकिल होने के लिए भेज दें ताकि उससे कुछ नया बन सके। चलिए अब वक्त है थोड़ी दिमागी कसरत का। देखते हैं कितना ध्यान से सुना। रेडी हैं इस चैलेंज के लिए? पहला सवाल,
बिजली के स्विच बनाने के लिए कौन सा प्लास्टिक यूज होता है, क्योंकि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का पुअर कंडक्टर है? सोचिए जरा। और जवाब है बेकेलाइट। याद है ना, ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो एक बार सेट होने के बाद गर्मी और बिजली को रोकता है, इसीलिए स्विचेस के लिए एकदम परफेक्ट है। दूसरा सवाल, मैं एक फाइबर हूं जो ऊन जैसा दिखता है, लेकिन मैं सिंथेटिक हूं। मेरा इस्तेमाल स्वेटर बनाने में होता है। मैं कौन हूं? बिल्कुल सही, ये है एक्रिलिक, हमारा अपना आर्टिफिशियल वूल। ये गर्म भी होता है, हल्का भी, और असली ऊन से काफी सस्ता भी पड़ता है। अगला सवाल, वो कौन सा सिंथेटिक फाइबर था जो सबसे पहले बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के बनाया गया था? ये एक हिस्ट्री मेकिंग फाइबर है, याद रखिएगा। जवाब है नायलॉन। ये पहला सच्चा मैन मेड फाइबर था, सिंथेटिक मटेरियल्स की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर। सवाल नंबर 4। रेयॉन एक नेचुरल सोर्स से मिलता है। वो सोर्स क्या है? ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। जी हाँ, ये है वुड पल्प। इसी वजह से रेयॉन को कभी-कभी सेमी सिंथेटिक फाइबर भी कहा जाता है। सोर्स नेचुरल है, लेकिन प्रोसेस पूरा केमिकल। और आखिरी सवाल, मेलामाइन की कोटिंग अक्सर किन प्रोफेशनल्स की यूनिफॉर्म पर की जाती है ताकि वो आग से बच सकें? जवाब है फायरमैन, यानी आग बुझाने वाले कर्मचारी। मेलामाइन की आग रोधक प्रॉपर्टी उन्हें खतरनाक सिचुएशंस में सेफ रखने में मदद करती है। तो अगली बार जब कोई अपनी फेवरेट जैकेट पहने या फोन यूज करे, तो एक सेकंड रुककर उन कमाल के सिंथेटिक मटेरियल्स के बारे में जरूर सोचना जो इसे पॉसिबल बनाते हैं। हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये, है ना? इसे देखने के लिए शुक्रिया।